अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्या कहते अटेंडेंस शीट भी चाहिए और आप जरा मेरे पास आएंगे जरा थोड़ी देर के लिए। मैं तो ऑफिस में हूँ। ऑफिस में आप ऑफिस में बैठी हैं? मैं ले लेती हूँ आपकी अटेंडेंस। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक 3 है सिर्फ, और ये कौन कौन आया हुआ है इधर? इफ्रा और सादिया, सिर्फ 2 आए हैं। तीसरा कौन है भाई ये? ओके या गुड इवनिंग, वेरी लंबी लॉन्ग। Alright, today the topic we'll be discussing about fluid and electrolytes. ठीक हो गया? I'm not going to wait for others, but I think I should start. ठीक है? Ifra beta, just inform other students to come online so that we can, be together. We can all be moving together. ठीक है? Can you hear me? Good evening, Sadia. Sadia, can you please tell me if you can hear me loud and clear? Assalamu alaikum, walaikum, walaikum. Good, हो गया. Asma, can you hear me better? Yes, ma'am. Okay, dear. Okay, then I'm going to start. So today's topic is the fluid and electrolytes. It's an interesting topic, and I'm sure you will enjoy this. Fluid and electrolyte balance is a dynamic process that is crucial for life and homeostasis. I'm sure you must be knowing what homeostasis is. Homeostasis is the, आप अंदर और बाहर का टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं। मैं ठीक है, हम आगे चल के भी इसको थोड़ा सा देख लेंगे। Fluid occupies almost 60% of the weight of an adult. 60%, ठीक है। मेरा तो 100% करता है, इसलिए ओवर फ्लूइड हो जाती है। So fluid occupies, then body is located in 2 fluid compartments. एक intracellular है और एक extracellular space है। Electrolytes जो है in the body are active chemical or cations that carry positive charges and anions that carry the negative charges. ठीक है, ये electrolytes है, नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके चलते हैं। The major cations is in the body fluid are sodium, potassium, calcium, magnesium and hydrogen ions. These are major ones. ठीक है, and the major anions जो है वो है chloride, bicarbonate, sulfate and proteinate ions. ठीक है, so ये बड़ी आपकी याद रखने वाली चीज है। होमोस्टेसिस जो है वो है कि आपका डायनामिक प्रोसेस इन विच द बॉडी मेंटेन्स बैलेंस बाय कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, जो टेम्परेचर बॉडी का है, योर बॉडी ट्राइज टू स्टे द सेम टेम्परेचर। स्वेट कीप्स यू कोल्ड, शिवरिंग कीप्स यू वार्म। ठीक है, सर्दी लगती है सारों को, कांपने शुरू हो जाओ, कांपते जाओ कांपते जाओ, हिलते जाओ कांपते जाओ, आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक रहेगा, आपको वार्म रखेगा। लेकिन अगर आप और अगर धूप में काम करते हो, बहुत पसीना आता है, तो क्या है, आपने देखा मजदूर लोगों को, जो मजदूर होते हैं जो बाहर दिहाड़ी काम करते हैं, उन लोगों का उनका सिस्टम क्या है, वो खद्दर के कपड़े पहनते हैं ज्यादातर। ठीक है, और फिर जब बहुत पसीना आता है तो ये कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, ठीक है, पसीने से।
लेकिन वो जो गीले हो जाते हैं वो उनके बॉडी टेम्परेचर को बराबर का रखते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाहर से जो हवा चलती है, कपड़े गीले हैं तो लेकिन आपका बॉडी को टेम्परेचर को वो संभाल के रखते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर पसीना आता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, और क्या है फाइनली आपके अंदर से सारा पसीना खत्म, फिर एक वक्त आता है कि कोई पसीना नहीं आ रहा, और फिर क्या हो उसमें उसमें फिर पता लगता है कि पेशेंट को क्या हो गया, सनस्ट्रोक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अब कभी मेरा माली बाहर काम कर रहा हो तो मैं उसको जरूर कहती हूँ जाओ जाके कपड़ा अपने सर पे रखो, ये कपड़ा ठंडा करके अपने सर पे रखो ताकि बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहे। ठीक हो क्या? सो दैट्स होमोस्टेसिस। Negative and positive feedback. Now, feedback is relying of information about a given condition to an appropriate organ or symptom system. इसमें क्या होता है कि जो फीडबैक हम जब किसी को कहते हैं तो इट इज इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन द कंडीशन टू एन अप्रोप्रिएट ऑर्गन, या तो ऑर्गन को दे दिया या आपने किसी सिस्टम को दे दिया। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, वेरी गुड आफ्टरनून सिद्रा, आबदा, सहर, लुबना, सादिया, इफ्रा, एवरीवन। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग जो रह गए हैं उनको भी बुलाओ। वेयर आर द बॉयज? देयर इज नो बॉय हियर। कॉल द बॉयज आल्सो। टेल द बॉयज मैम कह रही हैं वेयर आर यू ऑल। ठीक हो गया? नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द बॉडी रिवर्स or original stimuli of the body to regain physiologic balance. पॉजिटिव में हो जाएगा कि इट एनहेंस। ठीक है, ये फीडबैक, ये नेगेटिव जो है ये क्या करता है, इट्स रिवर्स द रिवर्स करता है, और पॉजिटिव जो है वो एनहेंस करता है। ठीक है, द ओरिजिनल स्टिमुलाइज। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं। Blood pressure controls and maintains of the normal body temperature are example of negative feedback, and while the blood clotting after an injury in a woman in labor are example of a positive feedback. ठीक है, इनहेंस हो गया और रिवर्स हो गया। अब क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, जबकि जब क्लॉटिंग जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है आपके बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, उसमें ये आपका नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक है कि खून बहता जा रहा है। ठीक है, और एक वक्त आता है वो जम जाता है, तो फिर खून बहना खत्म हो जाता है, उसको एक तरीके से वो सपोर्ट दे देता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है। The major system involved in feedback are nervous and endocrine system. ठीक है, अब उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स होमोस्टेसिस बाय sensing the system deviation and sending nerve impulses to appropriate organs। ठीक है, और जो एंडोक्राइन है वो क्या करता है, इट रिलीजेस एन एक्शन ऑफ हार्मोन्स टू मेंटेन होमोस्टेसिस। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को होमोस्टेसिस बाय डेविएशन एंड सेंडिंग नर्व इम्पल्सेस, इम्पल्स भेज रहा है। ठीक है, और एंडोक्राइन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है आपके एक्शन को ऑफ द हार्मोन्स। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देयर इज लेथार्जी, स्टूपर, एक्सेसिव थर्स्ट एंड एक्सेसिव हंगर। राइट, सिस्टमिक में आ जाएगा, वेट लॉस होगा।
These are all electrolyte imbalances. रेस्पिरेटरी में हाइपर वेंटिलेशन होगा, अगर ठीक से आपका रेस्पिरेटरी काम नहीं कर, you know gasp for air. ठीक है, your vision is blurred, your breath smells like an acetone, और आपका जो मैदा है उसमें नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन आ जाती है। यूरिनरी में आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ग्लूकोज इन द यूरिन। बॉडी फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड मेक्स अप द लार्ज पोर्शन ऑफ द बॉडी which approximately 50 to 60% of the total body weight। ठीक है, आपका टोटल बॉडी वेट में उसने कहा कि ये लार्ज पोर्शन को कवर करता है। लोकेशन ऑफ फ्लूइड में मेन कंपार्टमेंट्स जो है वो है, बॉडी फ्लूइड्स आर डिवाइडेड बिटवीन टू मेन कंपार्टमेंट्स, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इंट्रा सेलुलर जो है वो फंक्शन करता है एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट of the part of the cell. It helps maintain cell shape and assist with the transport of nutrient across the cell membrane in and out of the cell। ये इंट्रासेल्युलर का काम है, राइट। ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है अपने उस पार्ट्स को और हेल्प करता है आपके सेल्स के शेप को मेंटेन रखने में, एंड आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मोस्टली अपीयर्स एज इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड एंड इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। ये उस तरीके से अपीयर होता है। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, इट अपीयर्स एट इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड एंड इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। ओके, fluid regulation mechanism, the thirst center. The thirst center in the hypothalamus stimulates or inhibits the desire for the people to drink। अब आपका hypothalamus में क्या है, वो stimulate करता है और या फिर आपको inhibit करता है the desire for person to drink। thirst center है, ठीक है, जो आपका hypothalamus है, it's the थर्स्ट सेंटर। प्यास लगती है वहां पे ज्यादा। एंटी हार्मोन एडीएच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द किडनी ट्यूब्स। ठीक है, आपकी किडनी के अंदर जो एक मिनट, नाउ इट सेज दैट एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो है वो एडीएच जो है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द किडनी। ठीक है, it absorbs and release in response to low blood volume or in response to an increase in the concentration of sodium and other solutes in the intravascular fluids। So antidiuretic hormones जब भी हम बात जिक्र करेंगे, we should know that we are talking about kidney tubule absorption। ठीक है, वहां पर ये काम करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ARAA। Its system controls the fluid volume in which when the body volume decreases, blood volume decreases, the blood flow to the renal juxtaglomerular apparatus is reduced, thereby activating the RAA system। ठीक है, अब जब ये जो RAA सिस्टम है, ये क्या करता है, ये आपके फ्लूइड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर उसने बताया है कि जब
ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो जाए तो उस वक्त आपका रीनल जैक्सा ग्लोमै नो वॉल्यूम क्यों नहीं, वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम। बेटा अपना वो माइक ठीक करो, इसको रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को, फिर वॉल्यूम आएगी। मेरा है यहाँ पे अपरेटिस जो है वो क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो टू द रीनल juxtaglomerular apparatus is reduced, thereby वो किसको एक्टिवेट कर देता है, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को। फिर आता है आर्टीरियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड, नेट्री न्यूट्रिक पेप्टाइड जो है, इसमें द हार्ट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन करेक्टिंग ओवरलोड बैलेंस। ठीक है, आपका दिल भी जो है ना, हबीबा आवाज ठीक हुई कि नहीं? ठीक है, अब आपका दिल भी जो है वो थोड़ा सा रोल ठीक आपका जो है ना हार्ट, दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन करेक्टिंग ओवरलोड और imbalances by releasing ANP, ANP atrial नाइट्रियोटिक पेप्टाइड को वो ठीक करता है फ्रॉम योर एट्रियम राइट एट्रियम से वो इट रिलीजेस दिस पेप्टाइड फ्रॉम द राइट एट्रियम, ठीक है, टू करेक्ट द ओवरलोड imbalance. The normal intake and output, daily intake जो है एक adult का at rest it takes approximately 2500 ml of fluid daily। ठीक है, नॉर्मल रेस्ट पीरियड रेस्टिंग टाइम पे भी वो क्या करता है कि आपके ये अप्रोक्सीमेटली 2500 ml ऑफ फ्लूइड डेली वो इनटेक ले लेता है। ठीक है, दैट्स नॉर्मल। Now, levels of intake, approximate level of intake includes fluid 1200 ml। ठीक है, फूड में 1000 ml एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में 30 ml में आ जाता है। दैट्स द लेवल ऑफ इनटेक, राइट। अब आउटपुट कितना होता है, आउटपुट जो डेली एक्सक्यूज मी, अब डेली आउटपुट में उसने कहा है कि इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन इनटेक, जितना इनटेक ले रहे हो उतना आउटपुट करना चाहिए। ठीक है, इतना होना जरूरी है, और अगर इतना नहीं होता तो इसका मतलब है, अगर कम है आपका आउटपुट, इसका मतलब है तो जितना इनटेक ले रहे हो वो आपके बॉडी टिश्यूज के अंदर जा रहे हैं कहीं। ठीक है, सो इस बात का भी आपको ख्याल रखना जरूरी है। नॉर्मल आउटपुट जो है इट अकर्स एज यूरिन में निकल जाता है, ब्रीदिंग में जब हम बातचीत करते हैं उसमें निकल जाता है, परस्पायर करना जब हम लोगों को बहुत पसीना आता है, फीसेस में निकल जाता है, एंड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वजाइनल सिक्रेशन। ठीक है, थोड़ा अमाउंट में वजाइनल सिक्रेशन से
ये सारा जो आपका आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट है, ये उसमें निकल जाता है। सो आपका जितना आपने इनटेक लिया है ऑटोमेटिकली उतना ही आउटपुट। कुछ हम लेते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स को फ्लूइड इनटेक, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। जो बचे कुचे होते हैं वो यूरिन में, स्टूल में, सांस में निकल निकल जाते हैं, ठीक है। सो आपका उसने कहा है कि जो नॉर्मल है जितना आप अंदर लेते हो उतना ही आप निकाल देते हो। Now here is a slide of fluid requirement. पानी की रिक्वायरमेंट 1500 ml है और लूजर्स यूरिन में भी 1500 ml है। फूड में अगर आप 800 ml लेते हो तो स्टूल में आप 200 ml निकाल देते हो। डन हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन में अगर आप 300 ml लेते हो तो स्किन में आप 500 ml निकाल देते हो पसीना पसीने के साथ। रेस्पिरेटरी ट्रैक में 400 ml निकल जाते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर अगर हम टोटल करें तो 2600 ml आपका सोर्स है और आप जो लूज करते हो दैट इज ऑल्सो 2600 ml। इस तरीके से आप देख सकते हो इट इक्वलाइजेस। यहाँ तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो कि ऑन करके गायब हो गए हो। ओके, नाउ ओवर हाइड्रेशन एंड एडिमा, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन एंड एडिमा में आप क्या देखोगे? ओवर हाइड्रेशन इज एन एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी। मुझे ओवर हाइड्रेशन है, आपको पता है? ये जो आपको मैं इतनी मोटी मोटी फूली सूजी नजर आती हूँ, इट्स ऑल ओवर हाइड्रेशन। मैं बहुत ज्यादा पानी पी लेती हूँ और बेचारे मेरे पानी को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो वो क्या करते हैं, मेरे टिश्यूज में जाके बैठ जाते हैं, मेरे गिट्टों में जाके बैठ जाते हैं। Edema is the excess accumulation of fluid in the interstitial tissue space, is also called third space fluid. So it happens here. इसकी cause क्या हो सकती है? It is caused by disruption of the filtration and osmotic forces of the body's circulating fluid. Treatment of edema में diuretics are commonly given for systemic edema. ठीक है, बीइंग डायबिटिक, मुझे मेरा जो नेफ्रो जो है, इट्स माय किडनीज, वो बेचारा थक जाता है इतना बहुत सारा यूरिन करवा करवा के, तो वो क्या होता है फाइनली, वो कहता है ठीक है अब जाके इसके गिट्टों में बैठ गया। तो देयर इज ऑल एडिमाटिस, ठीक है। सो ये हो जाता है, ये कॉजेज ऑफ एडिमा में डिसरप्शन है of the filtration and osmotic force of the body circulating fluid, right? So it is diuretics. Yes, I'm taking diuretics. ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी मिसाल कभी कभी इसलिए भी देती हूँ बिकॉज देन आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर। याद है जब हम लोग डायबिटीज पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इट्स ऑलवेज इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन, कि मैं बता सकूं आप लोगों को कि हाउ डज इट फील, राइट। सो ये आई एम यूजिंग डायरेटिक्स, बहुत लेना जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा अगर इतने में नहीं काम आता आप एक और ले सकते हो, आप 2 दिन में 3 दफा ले सकते हो, सो फोर्थ। बट देन it gets very weakness बहुत ज्यादा हो जाती है। Anyway, now help your child stay hydrated, उसको डिहाइड्रेट मत होने दो, ठीक हो गया? ओके, डिहाइड्रेशन। थर्ड स्पेस क्यों कहते हैं बेटा? देखो ना, फर्स्ट प्लेस में वो आपके आपके जो सारी जगहों पे पहुंच जाता है, ठीक है। आपके जो क्या कहते हैं यहाँ पर उदीमा जो है ओवर हाइड्रेशन में, एक तो उसने आपके बॉडी में चला गया,
दूसरा एडिमा जो है वो जाके एक्यूमुलेट हो गया आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में निकल जाने के बाद ये जो है ना, एक तो आपके बॉडी ऑर्गन्स को ज़रूरत है, आपके बॉडी जो क्या कहते हैं उसको, थर्ड जगह जो है ना वो आपके टिश्यूज में घुस जाते हैं, आपके इंटरस्टिशियल टिश्यूज में चले जाते हैं। तो दैट इज द थर्ड स्पेस। वहाँ एक बच जाती है एक जगह, तो जाके वहां बैठ जाते हैं। और जब आपको दिमाग चेक करते हो तो वो आपको पता लगता है दिस इज द थर्ड प्लेस, जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, तो वो वहां जाके बैठ जाते हैं। Dehydration is deficiency of body water or excessive loss of water, ठीक है। अब वो यहाँ पर कोई थर्ड स्पेस आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि थर्ड स्पेस में जगह ही कोई नहीं बची, वो सारी वेस्ट हो गई। यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिलती, तो वो जाके फिर थर्ड स्पेस में बैठ जाते हैं। अब डिहाइड्रेशन में थर्ड स्पेस कहाँ है? कोई भी नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। सो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी वाटर और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। एक्सटर्नल कॉजेज में आ जाएगा, एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड्स प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर, ठीक है, excessive exercise as well as diarrhea, vomiting and burns। बर्न में बहुत सारा आपका बॉडी फ्लूइड निकल जाता है, ठीक है। डायरिया में बहुत ज्यादा निकल जाता है, वॉमिटिंग में बहुत ज्यादा निकल जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एक्सरसाइज, जिसमें आपको बहुत ज्यादा यू परस्पायर, राइट। और उस परस्पायर करने से क्या हो जाता है, एक्सटर्नल साइड आपको नजर आ जाती है। अब ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट में आप सप्लीमेंटल फ्लूइड लोगे। सप्लीमेंटल फ्लूइड में क्या आ जाता है, जो आईवी ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं, जल्दी से इसको आईवी स्टार्ट कर दो ताकि उसके बॉडी में फ्लूइड तो पहुंचे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफर एडमिनिस्ट्रेड, तो इसकी सप्लीमेंट्स में ये चीजें दे दी जाती है। Here is dehydration. In pictures से you learn a lot. मुझे ये ऐसे ये जो इमेजेस हैं, इनसे मैं बहुत सीखती हूँ, ठीक है। नो वाटर नो सॉल्ट और बोथ। डिहाइड्रेशन में कोई पानी नहीं है, कोई नमकियात नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है, राइट। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। आप इस भाई साहब को देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, कोई इसको नहीं है, या लाइक्स आई एम आउट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये लो। vomiting and diarrhea, losses of fluid and electrolytes, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा डायबिटीज इंसिपिडिस में एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। यूरिन ऐसे आता है जैसे किसी ने एक्स्ट्रा पानी खोल दिया हो, ठीक है। बहुत ज्यादा डायबिटीज इंसिपिडिस में अगर पेशेंट कभी, डायबिटिक पेशेंट कभी आपको कहे ना कि यूरिन बहुत ज्यादा आता है, सिस्टर जी यूरिन तो आता है, तो फिर भूल जाता है कि हमने बंद भी होना है, तो समझ जाओ कि ये डायबिटीज इंसिपिडिस है। वॉच फॉर चेंजेस इन स्किन टर्गर। आप स्किन टर्गर को चेक चेक करो। आप ऐसे करके स्किन स्किन उठाओगे और वो ऐसे आपके हाथ में साथ में आ जाएगा, और फिर वो अपनी जगह पे वापस जाने के लिए इट विल टेक टाइम। दैट शोज के वो डिहाइड्रेशन है, ठीक है। स्किन टर्गर जो है वो बहुत आपकी लूज है। उसके बाद हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया, वॉल्यूम कम हो गया आपके, किसका वॉल्यूम कम हो गया, फ्लूइड का, ठीक हो गया। टेकिकार्डिया है आपका, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है यू विल हियर योर ओन हार्ट बीट, ठीक है। यू आर अवेयर ऑफ योर हार्ट बीट देन। एंड देन देयर इज वीक पल्स, पोस्टरल हाइपोटेंशन, आप ऐसे कुब्बे होके चलना शुरू हो जाते हो, एंड कंफ्यूजन, you don't know what is going around, you are you remain confused, what did he say, what did she say,
where am I going, what am I doing, things like that. The confusion is there. Then dehydration can be caused by sodium or water loss. देखो क्या आपका जो अब डिहाइड्रेशन जो है आपको किस तरीके से कॉज करेगा, बाय सोडियम आपके जिस्म में से निकल गया, वाटर आपके अंदर से चला गया, तो डिहाइड्रेशन होगी। वेरी नमक कितना जरूरी है हमारे लिए, और अगर ज्यादा नमक लेना शुरू कर जो हाइपरटेंशन भी हो सकती है बहुत ज्यादा। गॉट वाटर, अब ये बेचारा इसका छोटा सा डॉगी भी है, उसको भी डिहाइड्रेशन हो गई है। आई एम बोन ड्राई, उसकी बेचारे की हड्डियां सूख गई। सो दिस इज व्हाट ही सेज। नाउ दिस इज बिग स्नेक सिटिंग देयर, कहते हैं ऑल्सो वॉच फॉर थर्स्ट, ड्राई स्किन, स्टिकी और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, weight loss, and concentrate urine except with the diabetes insipidus। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिटस के अलावा आपको वॉच करना है उसको कितनी प्यास लग रही है, उसकी स्किन कैसी है, उसकी म्यूकस कैसा है, स्टिकी है या ड्राई मेम्ब्रेन है। देन यू नीड टू थिंक फॉर वेट लॉस एंड यूरिन, राइट। Sodium diet or no sodium intake, electrolyte deprivation। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारी गड़बड़ हो जाएगी अगर सोडियम नहीं है। लाइक आई एम आउट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इसके पास ना सॉल्ट है ना इसके पास वाटर है। ठीक है, जुबान बाहर निकली हुई है, लुक एट हिज आईज, बेचारा। ठीक हो गया ये। नाउ कम्स द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तक हम फ्लूइड देख रहे थे, अब इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। An electrolyte is a substance that will dissociate into ions when dissolved in water। जब इसको पानी में मिक्स कर दो, it will dissociate into ions। ठीक है, नाउ ओरिजिनल क्या है, ओरिजिन कहाँ से होता है? Electrolytes are found in the form of inorganic salt, acid and bases। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा ये। और एक्टिव केमिकल्स में इलेक्ट्रोलाइट concentrations are measured according to their chemical activity and expressed as mil equivalents। ठीक है, ions, each chemical element has an electrical charge, either positive है या negative है। Intracellular electrolytes, important intracellular electrolytes are potassium, magnesium, sulfate, phosphate, and most dominant cation is the potassium, while the most dominant ion is phosphate। डोमिनेंट जो के नीचे, ओके। The most dominant cations is potassium, while the most एनाइंस, ओके, एनाइंस और कैटाइंस की उसने बात की है। जो कैटाइंस है वो पोटेशियम है और जो एनाइन है वो फॉस्फेट है। इंट्रासेल्युलर में हम देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेल्युलर में उसने कहा है कि इट इंक्लूड्स सोडियम, क्लोरीन, calcium, bicarbonate, and the most essential cation is sodium, while chlorine is most important anions। ठीक है, ये इंट्रासेल्युलर में जो मोस्ट डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट कैटाइन जो है वो पोटेशियम है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर में जो मोस्ट एसेंशियल कैटाइन है वो सोडियम है। इसी तरीके से इंट्रासेल्युलर में मोस्ट डोमिनेंट एनाइन जो है वो फॉस्फेट है, जबकि एक्स्ट्रा सेल्युलर में क्लोरीन है। ठीक हो गया, आगे चलिए। Total electrolyte concentration affects
द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस। द बॉडी द बॉडी सेल जो है वो कहता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन शुड एंटर बॉडी सेल व्हाइल वेस्ट प्रोडक्ट शुड एग्जिट द बॉडी। ठीक है। अब बॉडी सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो है वो जब दाखिल होएगी तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकलना जरूरी है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करता है इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट को फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट, राइट। और परमिएबिलिटी जो है द एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू अलाउ मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इज नोन एज परमिएबिलिटी। उसमें क्या है कि एक थिन लेयर है, उसके अंदर से इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में वो ऑस्मोलैरिटी और डिफ्यूजन आ जाती है ना, कि किस तरीके से उनको बैलेंस करना है। अगर इसके पास मॉलिक्यूल ज्यादा है तो क्या है कि परमिएबल मेम्ब्रेन से वो कुछ इधर दे देगा, कुछ इधर को दे देगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, सो आपको पता लग जाए कि ये क्या कहते हैं, जो इसकी शिफ्टिंग है, इट इज ऑल द मॉलिक्यूल्स की जो शिफ्टिंग है इट इज ऑलवेज थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। Freely permeable membrane. These membrane allow almost any food or waste substance to pass through. Selectively permeable जो है cell membrane is selectively permeable, meaning that each cell's membrane allow only certain specific substance to pass through. तो selective हो गया ना, हम select कर लेते हैं ये जनाब टीम में जाएंगे तो ये टीम में नहीं जाएंगे, इन लोगों ने हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं, वो जनाब टीम बैठती है कहती है ये लोग जो है वो सिलेक्टिव है, ये लोग जाएंगे मैच खेलने, ये लोग जो है पीछे रिजर्व में रहेंगे। तो इसी तरीके से आपका परमिएबल जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी सिलेक्टिव है, और वो क्या अलाउ करता है सर्टेन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को, कि ये इसके अंदर से इस परमिएबल मेम्ब्रेन के इस पार जा सकते हैं, अदरवाइज बैठे रहो चुप करके। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या कहता है, मैकेनिज्म इंक्लूड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन, दैट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से होती है, इट इज ऑल्सो थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन। Diffusion, or the process of being widely spread, is random movement of molecules from an area of the higher concentration to the lower concentration. और ये जो है हायर कंसंट्रेशन में एक ही बर्तन है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम है। सो व्हाट इट डज, इट थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें ज्यादा है वो उसको बैलेंस कर देता है। आप लोगों को ज्यादा अच्छा आता होगा। Osmosis is the diffusion of a pure solvent such as water across the semi-permeable membrane in response to concentration gradient in solutions where the molecule of a higher concentration are non-diffusible. ठीक है, osmosis में क्या है, is the diffusion of a pure solvent. इसको हम आगे चल के भी अच्छे तरीके से देखेंगे। फिल्ट्रेशन में वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सेल, दैट्स ये फिल्ट्रेशन में आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल की बात हो रही है कि उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम मैकेनिज्म को देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर स्पेसिफिक एंजाइम्स एंड द एनर्जी expenditure in the form of adenosine triphosphate, ठीक है, ATP, adenosine triphosphate। और प्रोसेसेस जो हैं
Active transport processes can move solute uphill against the normal rule of concentration and pressure. Fluid and electrolyte balance is a vital for proper functioning of all body system. अब उसमें osmolarity वो बताता है is the property of particles in the solution to dissociate into ions. और electrolyte neutrality जो है ये क्या करती है balance of positive and negative charges को वो balance करती है. Acid-base balance is another important aspect of homeostasis. Acid, base and salt. Acid क्या करता है? One type of compound that contains the hydrogen ions. Base जो है वो base या alkali is the compound that contains hydro hydraulic hydro hydrolox इसको कैसे बोलेंगे ions. Then salt है the salt is a combination of a base and acid and is created when the positive ions of a base replaces the positive hydrogen ions of an acid. Important salt कौन सा है जो कि several important salt जैसे sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, calcium carbonate, calcium phosphate and sodium phosphate ये सारे important salts हैं. हो गया. चलो अब आपका potential of hydrogen आ गया. हाँ ये हाइड्रोजन क्या है पीएच जो है सिंबल है which refers to the potential power hydrogen ion concentration within the solution that is pH. हम लोगों ने ये सारा pH का लेवल पढ़ा था. लो pH जो है अगर pH लो है if the pH number is lower than 7 the solution is acidic. If it's greater it is base or alkaline. अगर न्यूट्रल है तो if the pH is 7 then the solution is neutral and change में आ जाएगा कि solution by 1 pH unit means 10-fold changes in hydrogen concentration. है समझ. बफर क्या है केमिकल सिस्टम सेटअप है जो कि रेजिस्ट करता है आपके चेंजेस को particularly in the hydrogen ion level. Bicarbonate buffer system में क्या है sodium bicarbonate and carbonic acid are the body major chemical buffer. और buffer क्या है it is a chemical system जबकि आपके system which system set up to resist changes resist करते हैं particularly किसको हाइड्रोजन आयन लेवल पे. बाय कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है मेजर कंपोनेंट कंट्रोल्ड बाय द लंग इज CO2. ठीक है जो मेजर कंपोनेंट जो कि कंट्रोल करता है लंग्स को दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. And the respiratory system can very rapidly compensate for too much acid and too little acid by increasing or decreasing the respiratory rate, thereby alternating the level of carbon dioxide. Bicarbonate क्या करता है बेसिक कंपोनेंट है इन द बॉडी जिसके अंदर kidneys are the key in the regulating the amount of bicarbonate in the body. Okay, key is previous line की last line. ये कार्बन डाइऑक्साइड की. अब मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं. मेजरमेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैसेस. ठीक है आप एबीजीज के जो मेजरमेंट है उसमें वो उसने आपको पीएच लेवल
An amount of specific gases in the blood indicates if there is more acid or more or base in their associated values. ठीक है, अब उसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है उसके मुताबिक उसने बात किया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में उसने कहा है कि व्हेन ब्रीदिंग इज इनएडिक्वेट एंड PCO2 बिल्ड्स अप। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उस अकर्स कब होता है, व्हेन द ब्रीदिंग इज इनएडिक्वेट एंड द PCO2 बिल्ड्स अप, ज्यादा हो जाता है। एंड देन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, इसमें occurs as a result of hyperventilation or excess aspirin intake। ठीक है, सो हाइपरवेंटिलेशन हो जाती है इसमें और इसके अंदर इनएडिक्वेट हो जाती है रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक में क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक एम्बोलिज्म जो है वो इम्पेयर्ड होता है, कॉज करता है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो जब इम्पेयर्ड हो जाता है जिससे क्या कॉज होता है, बाइकार्बोनेट एंड बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है और बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में occurs when बाइकार्बोनेट आयंस जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, causing an elevation of blood pH। ठीक है, ब्लड pH का लेवल भी हाई हो जाएगा। बाइकार्बोनेट आयंस जो है एल्कलोसिस occurs when बाइकार्बोनेट आयंस कंसंट्रेशन एलिवेट हो गया है और तो फिर ब्लड में भी pH का लेवल हाई हो जाएगा। रोम याद है, रोम आर से जो आता है वो आर और ओ से ऑपोजिट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी आर फॉर रेस्पिरेटरी आ रहा है, ओ फॉर ऑपोजिट हो रहा है, तो अगर उसमें दोनों चीजें ऑपोजिट जाएंगी, पीएच भी ऑपोजिट, अगर पीएच हाई है तो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी जो है वो कम होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन का रेट कम होगा। और एम फॉर मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अगर हाई है तो पीएच भी हाई होगा, दे बोथ गोज टुगेदर। सो ये वही बात आ रही है, डोंट फॉरगेट रूम, RO respiratory is always opposite, pH is opposite, respiratory is also opposite। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा चलते हैं, लेकिन ME से मेटाबॉलिक, E फॉर इक्वल, सो ये दोनों भी ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके डिस्टर्बेंसेस दैट में अफेक्ट एन इंडिविजुअल, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में या हाइपोवोलेमिया। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज हाइपोवोलेमिया है। ठीक है, अब कब होता है, इट अफेक्ट्स द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड्स द इनटेक ऑफ फ्लूइड। अब अगर ये वॉल्यूम कम है तो आपको पानी की प्यास ज्यादा लगती है। इसी तरीके से वॉल्यूम अगर एक्सेस है, हाइपर वॉल्यूमिया है, तो इट refers to isotonic volume expansion of the extracellular fluid caused by the abnormal retention of fluid, water and sodium in approximately the same proportion in which they normally exist in the external एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये इसका प्रोपोर्शन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी किसकी रिटेंशन हो रही है, वाटर और सोडियम की रिटेंशन हो रही है, सेम प्रोपोर्शन इन विच दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है बेटा, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा टाइम फिनिश होने को आ रहा है।
बेटा ये केमिस्ट्री तो आप लोगों ने ठीक से पढ़ी होगी ना, ये सारी केमिस्ट्री है आपकी। ये disturbance electrolyte balance are common in clinical practice, must be corrected. Hyponatremia refers to serum sodium level that is less than 135. ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया 145 से हायर होगा। हाइपोकेलीमिया इंडिकेट डेफिसिट होगा पोटेशियम का। ठीक है, हाइपर में पोटेशियम का ग्रेटर देन 5.0। ओके, देन कम्स हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, उसमें क्या है, सीरम लेवल बिलो 8.6। इसके इसके अंदर जो है हाइपर में कैल्शियम का लेवल ग्रेटर देन 10.2। मैग्नीस मैग्नीसीमिया में क्या होगा, बिलो नॉर्मल। ठीक है, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, जबकि इसके अंदर क्या होगा, हाइपर में उसका सीरम का लेवल ओवर 2.3 milligram. And then phosphatemia is indicated by the value below 2.5 mg per deciliter. And then hyperphosphatemia जो है is serum phosphorus का level जो है it exceeds 4.5। हम ये बाकी का हम इसे नेक्स्ट क्लास में कल देख लेंगे। अभी हम हमारे यहाँ पर इसको बंद करना होगा। द रेस्ट वी कैन tomorrow this class anyway, whenever this class will continue with this। इसके 55 स्लाइड्स थे, इसलिए हम अभी फिलहाल इसको स्टॉप करेंगे सो दैट हम बेटा जो आपको ये आइसोटोनिक वॉल्यूम वगैरह है, open your book and read it. I think you will understand more nicely if you go to open your book and read it। आपदा बेटा ये सारी केमिस्ट्री आप बुक खोल के भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक हो गया, ये प्रीवियस लाइन जो जो ये सारी आप जो मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ये आप बुक खोल के देखना। ठीक हो गया। So for now, bye bye and see you next time.